सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके थर्ड सेमेस्टर के 5वें पेपर यानी कि सामाजिक अध्ययन के सोल्यूशन को लेकर के आए हैं आपके पेपर के। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पर सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को यानी कि बहुविकल्पी प्रश्नों को हम देखेंगे। तो बहुत बहुत इजी क्वेश्चंस आपके इस पेपर में भी पूछे गए हैं और जितने भी पेपर्स आपके हुए हैं वो सारे के सारे बहुत इजी हुए हैं। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे किए होंगे। चलिए मिला लीजिए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 1 है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? कितना आसान सा प्रश्न है दोस्तों। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है आप सभी को पता है 1526 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 जो है ये सही हो जाएगा। तो ये किसके किसके बीच में हुआ था आप सभी लोगों को पता है कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में ये हुआ था। ठीक है, और बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अकबर के दरबार में प्रमुख संगीतकार कौन थे? अबुल फजल, बीरबल, टोडरमल या तानसेन? तो तानसेन जो थे ये बहुत बड़े संगीतकार थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 जो है ये सही हो जाएगा। ये सारे प्रश्न आप लोग की सीरीज में भी थे, क्लासेस में ऑलरेडी करवाए जा चुके हैं। प्रियंका मैम ने आप लोग को सामाजिक अध्ययन पूरा बहुत अच्छे से पढ़ाया है और उन्होंने मास्टर क्लास भी आप लोगों के लिए बनाई थी। उम्मीद करती हूँ आपने सारे क्लासेस को अच्छे से देखा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? कितना आसान सा प्रश्न है। सलीम, फिरोज, खुर्रम या शहरयार? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सलीम। क्वेश्चन नंबर 4 है, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो बुलंद दरवाजा कहाँ है? आपके उत्तर प्रदेश आगरा में ही स्थित है और इसको बनवाया था अकबर ने। ऑप्शन नंबर 3 जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? पुरंदर, रायगढ़, सिंहगढ़ या फिर पुणे? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 रायगढ़। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो वास्को डिगामा भारत कब आया था आप सभी लोगों को पता है दोस्तों। यहाँ पर देखिए 1298, 1398, 1498, 1598 दिया हुआ। अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा तो आसानी से आपने 1498 को लगा लिया होगा, क्योंकि बहुत ही आसान प्रश्न देखिए ये भी पूछा हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पर इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1760, 1762, 1763 या 1765? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों और ऑलरेडी क्लासेस में भी अच्छे से आप लोगों को करवाया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है 1765 ईस्वी में। अगर आपने यूपी बोर्ड से पढ़ाई की है तो आप लोगों ने क्लास 7th 8th में भी इसको पढ़ा होगा, इलाहाबाद की संधि। दोस्तों मुझे अच्छे से याद है कि ये मेरे एग्जाम में आया था, क्लास 8th में मैं थी तब ये क्वेश्चन आया था। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो पहले के पढ़े हुए होते हैं और हमें जीवन भर याद रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली, टीपू सुल्तान या फिर हैदर अली? तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 है, लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया था। अब देखिए यहाँ पर बहुत ही आसान सा प्रश्न पूछा दोस्तों, प्रेरी घास का मैदान है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका या न्यूजीलैंड? तो प्रेरी घास के मैदान उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, कंगारू किस महाद्वीप पाए? तो कंगारू पाए कहाँ जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। तो यहाँ पर देखते ही आपको ऑप्शन नंबर 2 लगा देना था। ऑप्शन नंबर 2 ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ पर देखिए पश्चिम बंगाल और उड़ीसा दिया, यहाँ पर राज्यों का नाम दे दिया है। तो ऐसे ही आसानी से ये क्वेश्चन किसी का भी सही हो सकता है दोस्तों, अगर अच्छे से थोड़ा सा भी किसी ने ध्यान दिया होगा, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है उसे हम कंगारुओं की टीम बोलते हैं क्रिकेट की। तो इस तरीके से भी आसानी से ये याद होने वाला प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है, रानीगंज कोयला खान कहाँ स्थित है? कितना अच्छा प्रश्न पूछा है, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल या उड़ीसा? तो रानीगंज कोयला खान स्थित है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर 3 जो दोस्तों ये सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। 11 क्वेश्चन यहाँ पर आपने देख लिए। नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? बहुत ही आसान सा प्रश्न, देखिए आप लोगों ने इसको साइंस में भी पढ़ा है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या हिमाचल प्रदेश? नरौरा उत्तर प्रदेश में स्थित है और ये मैंने कई बार आप लोगों को बताया और ये देखिए आपके सामाजिक विषय में भी काम आ गया, आपके विज्ञान में पढ़ा हुआ प्रश्न। तो नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? 1773 में, 1784 में, 1763 में या 1813 में? दोस्तों राइट आंसर है 1784 में, 1784 में। ऑप्शन नंबर 2 जो है ये सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए भारत में डाक प्रणाली का प्रारंभ अगर हम कहें तो 1766 में
लॉर्ड क्लाइव द्वारा प्रथम डाक व्यवस्था भारत में स्थापित की गई थी और इसी से डाक प्रणाली की शुरुआत हो गई थी, क्योंकि प्रारंभ यहाँ पर पूछा है ना, तो यहाँ पर 1766 जो है ऑप्शन नंबर 1 जो है ये सही हो जाएगा। लॉर्ड क्लाइव ने इसको शुरू किया था। फिर 1774 में वारेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में प्रथम डाकघर स्थापित किया था। 1786 में मद्रास डाकघर की स्थापना की गई। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 1766 ईस्वी। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, इबादत खाना का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने, औरंगजेब ने, अलाउद्दीन ने या फिरोज? तो इबादत खाना का निर्माण दोस्तों अकबर ने करवाया था। ऑप्शन 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने 15 में से 15 सारे क्वेश्चन सही किए होंगे दोस्तों, क्योंकि बहुत बहुत इजी प्रश्न सारे पूछे गए हैं। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर आते। सबसे पहली बार देखा गया कि आपके सामाजिक विषय के पेपर में कहीं कोई कंफ्यूजन वाला प्रश्न नहीं है, सबके बिल्कुल राइट आंसर है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपके 15 में 15 आए होंगे दोस्तों। अब चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। अकबर ने किस धर्म की स्थापना की थी? कितना आसान सा प्रश्न पूछा है। दीन ए इलाही, दीन ए इलाही नामक धर्म की इन्होंने स्थापना की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अस्थाई बंदोबस्त के 2 लाभ लिखिए। तो दोस्तों अस्थाई बंदोबस्त में सबसे पहले तो कंपनी को लगान की निश्चित राशि मिलने का आश्वासन मिला था और लगान न देने पर भूमि बेचकर लगान वसूल किया जा सकता था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, टैगा प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? दोस्तों जो टैगा प्रदेश है या टैगा वनों में मुख्य रूप से चीड़, स्प्रूस, सिल्वर फर, बर्च, बलूत इस प्रकार के जो पेड़ हैं वो पाए जाते हैं और इन वनों में भालू, भेड़िया एवं मिंक आदि पशु पाए जाते हैं दोस्तों। तो इस प्रदेश के दक्षिण में कम वर्षा होती है, अतः यहाँ पर शीतोष्ण घास के मैदान मिलते हैं जिन्हें हम स्टेपीज कहते हैं। तो टैगा प्रदेश में दोस्तों इस तरीके से भी आप लिख सकते थे कि टैगा प्रदेश, ये आपको पता है कि एक रूसी शब्द है और ये इसका जिसका प्रयोग हम साइबेरिया के कोड़धारी वनों के लिए करते हैं। ठीक है, साइबेरिया के कोड़धारी वन, यानी कि किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? कोड़धारी वन पाए जाते हैं। और साइबेरिया के कोड़धारी वन इस प्रदेश के विशिष्ट वन है, इसलिए यूरेशिया और उत्तरी अमेरिका के कोड़धारी वनों के लिए भी टैगा शब्द का हम प्रयोग करते हैं, यानी कि ये कोड़धारी वन होते हैं। और अब वृक्षों के नाम तो मैंने आपको बता ही दिए। 1 नंबर का प्रश्न था, कितना आप लोग इसमें लिखते? क्वेश्चन नंबर 19 है, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? दोस्तों जो सहारा मरुस्थल है ये उत्तरी अफ्रीका, पूरे उत्तरी अफ्रीका पर एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये फैला हुआ है और ये अफ्रीका महाद्वीप में है। बस आपको यही लिखना था, किस महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है, वन संरक्षण क्या है? तो वनों की कटाई से रोका जाए, यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उनका रख रखाव किया जाए, उनको काटने ना दिया जाए, उनका संरक्षण किया जाए, उनको समय समय पर पानी मिले, उनको हर चीज, उनको जिस तरीके की भी इन्वायरमेंट की जरूरत है वो वनों को मिले, जिससे जो वन है वो संरक्षित रहे। बस यही आपको लिखना था 1 नंबर का प्रश्न दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 है, वनों से प्राप्त होने वाले 2 अप्रत्यक्ष लाभ। आपको पता है अगर पेड़ पौधे ना हो तो हम सांस ही नहीं ले पाएंगे। तो अप्रत्यक्ष लाभ ये दिखता नहीं है हमें कि हम सांस ले रहे हैं या किस तरीके से जो हवा है ऑक्सीजन हमारे अंदर जा रही है, लेकिन हमें पता है कि वो अगर ना हो तो हम जीवित नहीं रहेंगे। तो वनों से तो सबसे पहले हमें ऑक्सीजन मिलती है, यही लाभ हो गया। और अप्रत्यक्ष रूप से ये हमें जीवन भर लाभ देते रहते हैं दोस्तों, कभी औषधियों के माध्यम से, कभी उन्हीं लकड़ियों का प्रयोग करके हम कितने विभिन्न प्रकार के इन्हीं वनों की लकड़ियों का प्रयोग करके हम सामानों को बनाते हैं। और वन जो है वो हमें जीवन भर कुछ ना कुछ देते रहते हैं, चाहे वो फल हो, चाहे वो छाया हो, चाहे वो सामान हो। क्वेश्चन नंबर 22 है, संसद के तीनों अंग कौन कौन से हैं? तो संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। बस आपको यही लिखना था, 1 नंबर आसानी से मिल जाता। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 23, भारत की तीनों सेनाओं का प्रधान कौन? तो तीनों सेनाओं का, थल सेना, नौसेना और वायुसेना, तीनों का प्रधान होता है राष्ट्रपति। बस आपको यही लिखना था, 1 नंबर का प्रश्न। इतना बढ़िया पेपर हुआ दोस्तों, अगर आप लोगों ने सारे क्वेश्चन सही किए होंगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। ये 50 नंबर का पेपर था, आपका ओवरऑल रिजल्ट बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देगा ये पूरा का पूरा पेपर। क्वेश्चन नंबर 24, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? कितना आसान सा प्रश्न पूछा दोस्तों। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष देश का प्रधानमंत्री होता है, आप लोगों को पता ही है। इसी को पहले हम योजना आयोग के माध्यम से जानते थे, जो पंचवर्षीय योजनाएं हमारे देश के लिए बनाई जाती थी। क्वेश्चन नंबर 25 है, लोक अदालत किसे कहते हैं? दोस्तों जैसा कि बातचीत से यहाँ पर आप देखिए इसमें लग रहा है जो लोक अदालत है
इसमें जो मुख्य रूप से होता है, इसमें आपसी सुलह या बातचीत से हम किसी भी समस्या का हल ढूंढ लेते हैं। जो बहुत लंबे समय से कोई विवाद चल रहा हो या कोई केस चल रहा हो, तो उसको आपसी सुलह और बातचीत से हम क्या कर लेते हैं, उसको समझौता कर लेते हैं, सौहार्दपूर्ण तरीके से उस विवाद को निपटा लेते हैं। बस यही होता है लोक अदालत में। क्वेश्चन नंबर 26 है, जनहित याचिका क्या होती है? दोस्तों, भारत के लोगों को सीधे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने के लिए जनहित याचिका प्रदान की जाती है। कोई भी व्यक्ति जनहित याचिका दायर कर सकता है। बस यही आपको लिखना था। क्वेश्चन नंबर 27 है, कर की दो विशेषताएं बताइए। दोस्तों, जो कर होता है, टैक्स होता है, वो लोगों द्वारा सरकार को दिया गया अनिवार्य भुगतान होता है और कर का भुगतान निश्चित समय पर करना होता है और न देने पर दंड भी मिलता है। दोस्तों, तो जो कर है, इसी से क्या होता है, इसी से जो हमारा देश है, जो सड़कें हमारे आसपास हम देख रहे हैं, सड़कें हैं, जो भी व्यवस्था दुरुस्त होती है, सरकार को इसके लिए हम टैक्स देते हैं और इसी वजह से हमें ये सारी सुविधाएं मिलती हैं। ठीक है, चाहे वो परिवहन हो, चाहे वो सड़कें हो, जो भी हमने आसपास जो सुविधाएं देखते हैं, चाहे वो रेल हो, ये सारी चीजें हमें हमारे कर के थ्रू ही हमें मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर के 1956 तक चली थी दोस्तों। और प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संसद को पहली पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की थी। ठीक है, तो 1951 में शुरू की गई थी। बस आपको यही लिखना था। क्वेश्चन नंबर 29 है, ई बैंकिंग का क्या अर्थ? तो ई बैंकिंग दोस्तों एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली है जो बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान के ग्राहकों को वित्तीय संस्था की वेबसाइट के माध्यम से वित्तीय लेन देन की एक श्रृंखला का संचालन करने में सक्षम बनाती है, जिसे हम नेट बैंकिंग भी कहते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग भी कहते हैं। दोस्तों, इसकी मदद से, अपनी मोबाइल की मदद से ही किसी को भुगतान कर देते हैं। हमें बैंक जाने की जरूरत नहीं होती है, फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, भूमि विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों, 26 मार्च 1957 को की गई थी। 26 मार्च 1957 को भूमि विकास बैंक की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने टोटल सारे के सारे बहुविकल्पी और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को भी देख लिया दोस्तों। अब यहाँ से देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों में, तो परंपरागत जो पहले से चले आ रहे हैं, जैसे कि पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, मिट्टी का तेल हुआ, ये सब एलपीजी गैस हुआ, और गैर परंपरागत जो कि नवीकरणीय है, जैसे कि सौर ऊर्जा हुआ, जल ऊर्जा हुआ, पवन ऊर्जा हुआ, इन्हीं सब के बारे में आपको बताना था और इनके एग्जाम्पल देने थे। परंपरागत जो पहले से चले हुए आ रहे हैं और गैर परंपरागत जो कि नवीन संसाधन है, जो कभी नहीं खत्म होंगे, वो गैर परंपरागत हैं। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा है, लोकसभा के अध्यक्ष के कार्यों का वर्णन करिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने आसानी से इसको लिखा होगा। फिर इसके बाद वन कितने प्रकार के होते हैं, संक्षिप्त में वर्णन करिए। दोस्तों, ये भी 2 नंबर के ही सारे प्रश्न हैं। दक्षिणी अमेरिका के प्राकृतिक संसाधनों का वर्णन करिए। ये भी उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने अच्छे से लिखा होगा इन सारे प्रश्नों को। महाद्वीप किसे कहते हैं, महाद्वीपों के नाम लिखने थे आपको यहाँ पर। शिवाजी के शासन प्रबंध का संक्षिप्त वर्णन देना था। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता बढ़ाने के लिए क्या क्या किया था, यानी कि आपस में धर्मों में प्रेम बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या क्या किया था, आपको पता ही है। दीन ए इलाही, उन्होंने एक धर्म ही बना दिया था, दीन ए इलाही, धार्मिक सहिष्णुता बढ़ाने के लिए। फिर मुगल साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे, ये आपको लिखना था। क्वेश्चन नंबर 39 है, जल संसाधन से आप क्या समझते हैं और प्रकृति में जल का वितरण किस प्रकार है? तो जल संसाधन, आज जल की मदद से, पानी की मदद से हम बिजली बना रहे हैं। हमारे देश में नदियों की कोई कमी नहीं है, नदियां बहुत है और इसीलिए जो जल है इसकी मदद से हम इलेक्ट्रिक यानी कि बिजली भी बना रहे हैं। बांधों का निर्माण हो रहा है जिससे हम बिजली बना रहे हैं और जिससे हमारे देश में बहुत सारी चीजें जो है, खेती करना आसान हो गया, क्योंकि बिजली की मदद से हम बहुत सारी चीजें कर पा रहे हैं आज के समय में। क्वेश्चन नंबर 40 है, जनपद स्तर पर कौन कौन से न्यायालय होते हैं? जिला न्यायालय होता है, आप लोगों को पता ही है। और जिला न्यायालय के बाद फिर आगे जैसे हाई कोर्ट हुआ, सुप्रीम कोर्ट हुआ, ये सब चीजें होती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने किए होंगे और आपका पेपर ये अच्छा हुआ होगा। पेपर कैसा हुआ कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे दोस्तों। और अगर वीडियो को शेयर नहीं किया तो अपने कॉलेज फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा।
और सारे विषयों की वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। जो कल पेपर होने वाले हैं उनको भी देखिएगा। मैथ का पेपर, साइंस का पेपर, शैक्षिक मूल्यांकन, समावेशी शिक्षा, आपका सामाजिक अध्ययन, ये सारे पेपर ऑलरेडी सॉल्व हो चुके हैं, तो सारे विषयों को आप मिला सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। सारे विषयों की मास्टर क्लास जरूर देख करके जाइएगा, कल का भी। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तों, चैनल से बने रहने के लिए इतनी देर तक, और सारे के सारे क्वेश्चंस को ध्यान से करने के लिए। सारी वीडियोस ऐसे ही लेकर के आती रहूंगी मैं, और भी सारे पेपर सॉल्व कराऊंगी, तो आप कल जरूर देखिएगा और भी पेपर्स को। थैंक यू दोस्तों, चैनल से बने रहिए, और कल के पेपर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोग को। जय हिंद दोस्तों।